we start a new chapter, cost sheet. Now we start with the cost sheet. सबसे पहले जो 3 पॉइंट दे रखे हैं इन तीनों पॉइंट को अपन रीड करते हैं. Cost sheet is a statement designed to show the output of a particular product during accounting period along with the breakup of cost. It provides information relating to the cost per unit at a different stage of total cost of production. A statement which is prepared at a given interval of time and provide information regarding the element of cost incurred in production is known as a cost sheet. तो बेसिकली कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो आपको ये बताती है कि आपकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी लग रही है. टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी लग रही है. अब यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या है? एक कंपनी जो है, एक जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरीके के काम होते हैं. सबसे पहले फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है. अब आपने प्रोडक्शन कर लिया तो उसकी अकाउंटिंग की जाएगी. ऑफिस में कस्टमर आएगा आपसे प्रोडक्ट खरीदने तो वो भी ऑफिस में आएगा. तो यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड भी खर्चे होते हैं. अब आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको सेल से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, सेल्समैन को एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, कमीशन देने पड़ते हैं. आप डिलीवरी करने के लिए अगर आपने वैन लगा रखी है तो उसके पेट्रोल का खर्चा भी होता है. तो बेसिकली जब भी आप प्रोडक्शन फर्म होती है तो उसमें अलग अलग खर्चे होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के. तो कॉस्ट शीट एक वो स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि आपके प्रोडक्शन में प्रोडक्ट से रिलेटेड टोटल कितने खर्चे हुए हैं और उन खर्चों में प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना पार्ट है, ऑफिस कॉस्ट का कितना पार्ट है और सेलिंग का कितना पार्ट है. ये क्या कहलाती है? हमारी कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट पर यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉस्ट शीट आप उस इंडस्ट्री में यूज में ली जाती है जहां पे एक सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और बल्क में बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 1000 मोबाइल बनाए, 1000 मोबाइल बनाए, तो जो मेरी कॉस्ट शीट बनेगी वो 1000 मोबाइल के हिसाब से बनेगी. और एट द एंड मैं क्या करूंगा कि जो टोटल कॉस्ट आई है उसको मैं 1000 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि एक यूनिट को बनाने में, एक मोबाइल को बनाने में मेरे कितने के खर्चे लगे हैं. तो कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज the overall cost mean production cost, office cost, selling and distribution cost, and also shows the breakup of production cost, office cost and selling and distribution cost. breakup का मतलब क्या होता है कि आपने ये बोल दिया प्रोडक्शन खर्चे लगे, फैक्ट्री में खर्चे लगे, पर प्रोडक्शन में भी किस किस चीज़ पे लगे. फैक्ट्री पे रेंट कितना दिया, मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, मशीन के लिए ग्रेस ऑयल कितना लेके आए, रॉ मटेरियल कितने का खरीद के लाए. रॉ मटेरियल केवल खरीदना ही नहीं होता, उसको सप्लायर से अपनी फैक्ट्री में लाओगे तो उसके लिए भी आपको क्या देना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट का किराया देना पड़ता है. वो भी किसका पार्ट है? आपके रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस का ही पार्ट है. तो कॉस्ट शीट आपको ये बताती है कि आपने किन किन आइटम पे कितना कितना खर्चा किया है. वो क्या है? आपकी कॉस्ट शीट. Next topic is objective and importance of cost sheet. First, to find out the total cost and cost per unit. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कॉस्ट शीट क्या होती है. कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जो आपको ये बताती है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड टोटल कितने एक्सपेंसेस लगे हैं, प्रोडक्शन पे कितने लगे हैं, उससे रिलेटेड ऑफिस में कितना पार्ट जा रहा है, उससे रिलेटेड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कितने खर्चे लग रहे हैं. और एट द एंड हम क्या करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं. नेक्स्ट, टू एनालाइज द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन वेरियस हेड. तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें हम एक्सपेंसेस के हेड बना देते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस ओवरहेड हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो गया. तो कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं? खर्चों की कैटेगरी बना देते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि प्रोडक्शन पे ऊपर कितना खर्चा लगा है, ऑफिस पे कितना लगा है, सेल्स में कितना लगा है और रॉ मटेरियल पे कितना लगा है. कंपेरेटिव एनालिसिस. कंपेरेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि
कॉस्ट शीट बना के हम ये देख सकते हैं कि इस साल हमने जो प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कितनी है और पिछले साल जो हमने प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कितनी आई। तो दो कॉस्ट शीट के बीच में कंपेयर करके हम ये देख सकते हैं कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो किस आइटम पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस जो होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक मोबाइल बनाया है और उस मोबाइल को बनाने में 100 रुपये लगे हैं, तो मैं उसको अगर मार्केट में सेल करूंगा तो मैं ये चाहूंगा मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, तो 100 की चीज़ में 120 में सेल करूंगा। मेरे कितने में आई वो 100 में, और मैं उसको कितने में सेल करूंगा 120 में, तो 20 रुपये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट। तो सेल्स कैसे निकलती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट शीट के बिना कॉस्ट कैलकुलेट होगी नहीं, तो कॉस्ट शीट के थ्रू हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके क्या करते हैं हम हमारी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। टेंडर प्राइस, सेलिंग प्राइस टेंडर प्राइस सेम होती है। बेसिकली टेंडर प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चलती है। आप लोग सुनते होंगे न्यूज़पेपर में ऐड आता है टेंडर या निविदा सूचना कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जो है वो अपने यहाँ पे 10 रूम बनाना चाहता है और वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालता है कि हमारे हॉस्पिटल में 10 रूम बनाने जिनके लिए हम 10 लाख रुपए दे सकते हैं, आप हमें अपनी टेंडर प्राइस भेजिए क्या आप ये काम 10 लाख रुपए में कर सकते हैं या नहीं। तो अब आप ये देखोगे कि 10 रूम बनाने इनकी रिक्वायरमेंट ये है, इसके ऊपर टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, मेरा कितना प्रॉफिट लगेगा और मैं इनको टेंडर प्राइस कितनी दे सकता हूं। तो यहाँ पे हम कॉस्ट शीट के थ्रू क्या कर सकते हैं, टेंडर प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, कि जब भी आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो कॉस्ट शीट बनाते समय आपको बेसिकली 4 तरीके की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। फर्स्ट होती है प्राइम कॉस्ट, सेकंड होती है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इसके बाद में आती है टोटल कॉस्ट। तो जब भी आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो बेसिकली आपको 4 तरीके की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम होता है वर्क कॉस्ट, थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लास्ट है टोटल कॉस्ट। अपन यहाँ पे देख रहे हैं प्राइम कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, द इनिशियल कॉस्ट मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, लेबर, wages and other production related expenses is termed as a prime cost। कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनती है, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमारी प्राइम कॉस्ट है वो 3 चीज़ों से मिलके बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाए मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो उस कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक चाहिए वो मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक के बिना यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं बना सकते हैं। अब कैलकुलेटर के लिए जो मैं मशीन यूज में ले रहा हूँ उस मशीन के लिए मुझे ग्रीस और ऑयल चाहिए, तो वो क्या है मेरे लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो मुझे कैलकुलेटर बनाने में तो हेल्प नहीं कर रहे हैं पर मशीन को चलाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है कि जो लोग प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे वर्कर है वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो वो तो मेरे लिए क्या कहलाती है, डायरेक्ट वेजेस। और एक मैंने सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है जो उस वर्कर को चेक करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो वो जो सुपरवाइजर है उसका प्रोडक्शन से कुछ भी रिलेशन नहीं है, उसका काम किससे है, वर्कर से, ये चेक करना कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो क्या है मेरी इनडायरेक्ट लेबर। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो हमारी बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो पर्टिकुलरली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड अपन निकालते हैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। द वर्क कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द प्राइम कॉस्ट with the factory overhead and simultaneously adjusting the opening and closing stock of WIP. It can be denoted as prime cost plus factory expenses plus opening stock of WIP minus closing stock of WIP.
तो फैक्ट्री कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि हमने जो प्राइम कॉस्ट निकाली है उसमें हम हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, लाइक फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस है वो हम उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसी यूनिट जिसके ऊपर काम चल रहा है, वो अभी तक पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुई है, कुछ परसेंट उस पर काम बाकी है, तो वो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हमारी क्या आ जाती है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। द फॉलोइंग फॉर्मूला is used for the computation of cost of production: work cost plus office and administrative overhead। तो cost of production कैसे निकलती है, work cost में आपको क्या करना है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे क्या करने हैं, ऐड करने हैं, तो आपकी क्या आ जाएगी, cost of production। इसके बाद में हम निकालते हैं cost of goods sold। cost of goods sold कैसे निकलती है कि आपने जो cost of production निकाली है इसमें opening stock of finished good ऐड कर दो, closing stock of finished good लेस कर दो, तो जो बैलेंस बचेगा वो आपके क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद में हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। द फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी डिटरमाइंड आफ्टर एडिंग ऑल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने निकाली है इसमें आपको क्या करना है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस क्या करने हैं, ऐड करने हैं, तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। और सेल्स में से जब हम टोटल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट, या प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ये मिलके हमारी क्या बनती है, सेल। तो हमने जो कॉस्ट निकाली है टोटल कॉस्ट, उसमें अगर आप प्रॉफिट ऐड कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। अभी तक जो मैंने आपको बताया था इसको मैं एक स्टेप वाइज वापस बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्राइम कॉस्ट किससे मिलके बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। ये कैसे मिलके बनती है कि प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। थर्ड अपन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे निकलती है कि वर्क कॉस्ट में ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। इसके बाद हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और एंड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो टोटल कॉस्ट आती है उसमें हम प्रॉफिट ऐड करके क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको मैं इसका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता देता हूँ। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वही फॉर्मेट यहाँ पे है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, ये हमारी क्या कहलाती है, प्राइम कॉस्ट। इसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड प्लस WIP का ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है क्लोजिंग WIP, तो आपके आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऑफिस ओवरहेड ऐड करोगे तो आपके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड ऐड करनी है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड लेस करनी है, तो आपके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दोगे तो आपके आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके आ जाएगी सेल वैल्यू। हम कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल वर प्रोड्यूस एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड: मटेरियल 10,000, वेजेस 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, फैक्ट्री ओवरहेड 13,000, ऑफिस ओवरहेड 10,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000। 180 यूनिट सोल्ड फॉर ₹72,000। तो आपने यूनिट बनाई कितनी, 200, बेची कितनी, 180, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 20 यूनिट्स। अब अपन इसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। तो तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल है 10,000,
लेबर है 15,000, लेबर बोलो वेजेस बोलो एक ही बात है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1000, तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 26,000। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। तो WIP तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होंगे, केवल कितने होंगे 13,000, तो 26,000 प्लस 13,000, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई 39,000। फैक्ट्री के बाद हम ऐड करते हैं इसमें, फैक्ट्री के बाद हम ऐड करते हैं इसमें क्या ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड कितने दे रखे हैं आपको 10,000, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई 49,000। तो अब आप मुझे बताओ ये जो 49,000 जो आई है ये कितनी यूनिट के लिए 200 यूनिट के लिए। इसके बाद मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जितनी यूनिट आपने सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मैंने तो कितनी सेल की है 180, पर मेरे पास कॉस्ट कितनी यूनिट की है 200। तो अगर मैं इस 200 में से 20 यूनिट की कॉस्ट निकाल दूं तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो कितनी यूनिट का आएगा 180 यूनिट्स का। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे कैलकुलेट होता है कि 49,000 लग रहे हैं 200 यूनिट के लिए, तो 20 के लिए कितने लगेंगे 4,900। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 44,100 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000, तो मैं टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 49,100। ये कितनी यूनिट के लिए 180 यूनिट्स के लिए। अब इस 180 यूनिट को मैंने कितने में सेल कर दिया 72,000 में, तो सेल माइनस कॉस्ट जो बैलेंस बच जाएगा 22,900, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा प्रॉफिट कहलाएगा।